आप देखिए कि अभी रिसेंट इलेक्शन में जो वहां पर नरेंद्र मोदी को जवाब मिला है, मैं समझता हूँ कि तारीख इस बात की गवाह रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर 370 और 35 का सहारा लेके अहले कश्मीर को दबाना चाहती है तो मैं नहीं समझता कि वो दबेंगे। और इस बात का शाफाना ये आपके सामने आए रोज, अगर इस सब कुछ करने के बावजूद हिंदुस्तान वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म नहीं कर रहा, मास रेप का इशू खत्म नहीं कर रहा, वहाँ के लोगों को आजादाना राय नहीं, हक नहीं दे रहा, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, आर्काइव्स को मिटाना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, मगर अहले कश्मीर एक माह कबल यानी 19 जुलाई को ही पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला कर लेते हैं। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का ये सिलसिला बहुत ही पुराना है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले गुजारिश मेरी ये है कि अहले कश्मीर ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के क़याम से पहले जोड़ दिया। जी, ये वो लाजवाल रिश्ता है जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकता, और हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और हम ये समझते हैं कि तकमील पाकिस्तान उस वक्त होगी जिस वक्त भारतीय तसल्लुत से वो इलाका आजाद होगा जिसके ऊपर भारत जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुतरादियत नहीं दे रहा। भी आप देखिए कि जब 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक 2024 तक जिस शान और शौकत से अहले कश्मीर पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं और जिस नफरत के साथ वो हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया मनाते हैं, ये एक बड़ी वाज़ह दलील है दुनिया के सामने कि कश्मीरियों ने कभी भी अपने आप को न पाकिस्तान से अलग करने का सोचा और न कभी ऐसा होगा। यही एक बुनियादी वजह है कि जब भी हिंदुस्तान के बर्बरियत से वहाँ कोई शहादत होती है तो उसके लाशे को वहाँ के तिरंगे में नहीं दफनाया जाता, वहाँ सब्ज़ हिलाली परचम के अंदर उसकी तस्वीर की जाती है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, मर्द हो, उसके दिल के अंदर से एक सदा आती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। यही नारा सैयद अली गिलानी ने दिया था और इसी के असास के ऊपर अहले कश्मीर अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ते रखे हुए। अब्दुल माजिद साहब, सर भारत ने 35 है और 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों की जो खसूसी हैसियत थी उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब वहाँ पर उसकी डेमोग्राफिकल सिचुएशन चेंज की जा रही है, जो गैर कश्मीरी अफराद हैं उनकी आबादकारी का अमल तेज़ी से जारी है, जिसके खिलाफ कश्मीरी भी सरापा एहतजाज हैं। तो इस संगीन इक़दाम के बाद भी जो भारत है वो ख़ुद को कश्मीरियों का खैर खाही कहलाता है, तो भारत के इस सफाकाना रवैये को कश्मीरी अवाम अब कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए, बुनियादी चीज ऐसी है कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट पैकेज देने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने तरक्की की, G20 की कॉन्फ्रेंस कराई, लेकिन अहले कश्मीर ने उसको जूते की नोक पे रखा। बुनियादी वजह ये नहीं है, बुनियादी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा पहले पाकिस्तान के साथ एक लाजवाल रिश्ता है। नरेंद्र मोदी के किसी डेवलपमेंट पैकेज से या उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के पहले जो भयानक मंसूबे थे, एक पहला एक्सपेरिमेंट वो गुजरात में कर चुका, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट कश्मीर में करने की कोशिश की। वहाँ लोगों को उसने नॉन रेजिडेंट्स को उसने डोमिसाइल स्टेट और स्टेट सब्जेक्ट अलाउ किया ताकि वो वहाँ पर आए। उसने वहाँ की स्टेट असेंबली के अंदर कई रेजोल्यूशन, कई ऐसी लेजिस्लेशन की जिससे वहाँ की हैयत तरकीबी चेंज हो। वो हिंदू डोमिनेंस एरिया को मुस्लिम डोमिनेंट एरिया के इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि अभी रिसेंट इलेक्शन में जो वहां पर नरेंद्र मोदी को जवाब मिला है, मैं समझता हूँ कि तारीख इस बात की गवाह रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर 370 और 35 का सहारा लेके अहले कश्मीर को दबाना चाहती है तो मैं नहीं समझता कि वो दबेंगे। और इस बात का शाफाना ये आपके सामने आए रोज, अगर इस सब कुछ करने के बावजूद हिंदुस्तान वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म नहीं कर रहा, मास रेप का इशू खत्म नहीं कर रहा, वहाँ के लोगों को आजादाना राय नहीं, हक नहीं दे रहा, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, आर्काइव्स को मिटाना चाह रहे हैं वहाँ पर, और बड़ा ग्रेजुअली मिटा रहे हैं। सिर्फ 9 लाख फौज की वहाँ पर प्रेजेंस इस बात की रमाजी है कि सब कुछ करने के बावजूद वो वहाँ के लोगों के दिलों से पाकिस्तान नहीं निकाल। बिल्कुल अब्दुल माजिद खान साहब, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, हक़ खुद इरादत की बात करते हैं हम कश्मीरियों की, कि बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं उनके तहत उनको उनका हक़ खुद इरादियत देना चाहिए, प्लेबिसाइड वहाँ करवाना चाहिए। लेकिन सर एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड हम देखते हैं कि जो भारतीय हुकूमत फॉलो करती है, और वो ये कि इसराइल से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली जाती है। जो गजा में, जो फ़लस्तीन में जिस तरह से उन्होंने जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ा है, उससे मिलते जुलते इक़दामात ही मकबूजा कश्मीर में किए जाते हैं। ये कितना खतरनाक ट्रेंड है? देखिए, अहले कश्मीर अहले गजा से पहले बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं।
हमने वो देखे कि जैसे मासूम बच्चों को, जवानों को हिंदुस्तान ने अपनी गोलियों की भेंट चढ़ाया। हमने ये सब कुछ देखा कि वहाँ पर जैसे कवानीन का इतलाक किया, वहाँ के लोगों की आजादियों को सल्ब कर दिया गया। आज गाजा के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर मुसलमान बच्चों के साथ जिस किस्म का वहशियाना तशद्दुद और बर्बरियत इसराइल बरत रहा है, मैं समझता हूँ कि आज दुनिया की खामोशी इस बात के ऊपर एक सवालिया निशान है। यही हम अहले कश्मीर पीटते थे दुनिया के सामने कि जब हिंदुस्तान बर्बरियत कर रहा था तो मुस्लिम वर्ल्ड हो या चाहे डेवलपमेंट कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनकी खामोशी एक सवालिया निशान थी। लेकिन जो गाजा में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, ये अनबेरेबल है। मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब अगर बोस्निया को आजादी मिल सकती है, सनत से आजाद हो, रशिया से वो स्टेट्स आजाद हो सकती हैं, तो क्यों इस खत्ते के अंदर कश्मीर और गाजा के लोग मौजूद नहीं है? मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। और बहुत सा चेहरा आपके मीडिया ने इसको एक्सपोज कर दिया हिंदुस्तान के चेहरे को। मैं समझता हूँ कि मीडिया के किरदार को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया, वो 400 अब की बार 400, तो मैं समझता हूँ कि जो उसका ये नारा था उसको खाक में मिला दिया अल्लाह ताला ने। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब सब जिलाली परचम कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पे लहराएगा और ये हिंदुस्तान के दिल पे लहराएगा। ये मेरा ईमान है। जी अच्छा, तो अब्दुल माजिद साहब, आप क्या समझते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर भारत ने सितंबर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि 90 नशिस्तों पर मुश्तमिल रियासती असम्बली के पास तालीम और सकाफत जैसे महकमों का कंट्रोल ही होगा, जबकि अहम मामलात पर फैसलों का इख्तियार अब भी मरकजी हुकूमत के पास रहेगा। आप इंतखाबात को कैसे देखते हैं और क्या इन इंतखाबात के बाद जो कश्मीरी अवाम है उनको हुकूक मिल पाएंगे? देखिए, हकूक की तो हम कभी भी तवक्को हिंदुस्तान से नहीं करते। अगर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने ही लीडर्स की रेजोल्यूशन का पास नहीं रख सका तो वो अब क्या करेगा? नरेंद्र मोदी ने जो पीछे लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें कश्मीर के रिजल्ट देख लिए कि कश्मीर के लोगों ने किस तरह मुस्तरद किया। मैंने आपसे जिक्र किया कि इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए। कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस ये किए कि इन्होंने जम्मू की सीटें बढ़ाई हैं, इन्होंने वैली की सीटों के इक्वलेंट किया। जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज थे उसकी सीटें इन्होंने इंक्रीज नहीं किया ना, कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन जहाँ जम्मू के अंदर हिंदू डोमिनेंट एरियाज थे वहाँ की इन्होंने सीटें इंक्रीज की हैं। इसी तरह इन्होंने खवातीन की सीटें इंक्रीज की हैं ताकि अगर मुस्लिम कहीं से ज्यादा सीटें ले भी जाते हैं तो ये अपनी ग्रिप लूज ना करें। ये एक पूरा एक प्री प्लान था। अगर आप देखिए, जैसे आपने जिक्र किया 335A का, उसकी एक सबसे बुनियादी शर्त थी कि इसका फैसला कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, लेकिन वहां पर तो असेंबली थी ही नहीं। तो उस जब असेंबली मौजूद ही नहीं थी, वहां के लोगों ने इस चीज का राइट को यूज ही नहीं किया। तो ये एक डोमिनेंस थी जो नरेंद्र मोदी चाहता था कि मैं यहाँ अपने ग्रिप कायम कर सकूं, और उसने हर वो हरबा अख्तियार किया कि वो अहले कश्मीर के दिल जीत सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन माओं को जिनके बच्चों ने नरेंद्र मोदी की ऑफर को जूते की नोक पे रखा और उन्होंने सिर्फ एक ही नारा मारा, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी। अब्दुल माजिद खान साहब, सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, और वो ये कि सर इस अब मामले का हल आपको क्या नजर आता है? क्योंकि जंग तो मसले का हल नहीं है, दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग होती है एट द एंड मेज पर बैठकर ही मसाइल को हल करना पड़ता है। तो अभी आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस किए जा रहे हैं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है जहाँ पर कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम किए जा सकता है? लेकिन सबसे बुनियादी चीज ये है कि काफी हद तक हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मैं समझता हूँ कि वाहिद हल हक़ खुद इरादियत है। वहाँ के लोग जब तक उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा, वो ये फैसला नहीं करते कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। अगर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को देखें तो उसमें ये 2 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान क्यों घबरा रहा है? अगर उसने इतना कुछ वहां पर कर दिया है और इतनी वहां पर उसने फैसिलिटीज दे दी है लोगों को, तो वो ये क्यों नहीं जाता कि उसकी लीडरशिप जो मामला यूनाइटेड नेशंस में लेके गई है, जिसके ऊपर मनोमट्टी पड़ चुकी है, उसको झाड़ कर वो वहां के लोगों को हक़ खुद इरादियत दे ताकि लोग अपना मुस्तकबिल डिसाइड कर सकें। और अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ जाए तो इसमें कोई अमर माने नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है तो हिंदुस्तान को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त का तकाजा ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको उस खित्ते में अमन को कायम रखना है और आपको किसी बड़ी जंग की तरफ नहीं पेशकदमी करनी, तो फिर आपको अहले कश्मीर को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब हरबे इख्तियार करके देख लिया। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पहली दफा ऐसा हुआ
कि जो हिंदू डोमिनेंस एरियाज थे, जिसके ऊपर हिंदुस्तान समझता था कि हमारी इजारादारी है जम्मू में, इस दफा 2020 से लेके 2024 तक लगभग 26 के करीब वहां पर हम लोगों उनकी स्ट्राइक्स हो चुकी है। तो क्या हिंदुस्तान कामयाब हो गया जम्मू में? क्या उनके जो पिलग्रिमेज जा रहे थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ, क्या इस सारी चीजों के बाद हिंदुस्तान ने ये समझ लिया कि हमने कर दिया? उनके अपनी जो थिंक टैंक्स हैं और उनके अपने जो लीडरशिप है वो इस बात के ऊपर परेशान है कि हमने इतना कुछ जम्मू में किया लेकिन यहाँ पर फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीक दबने वाली नहीं है। इसको हिंदुस्तान ने हर हरबे से दबाने की कोशिश की है। इसका वाहिद और वाहिद हल है कि वहाँ के लोगों को उनका हक खुदरातियत दे दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। जी बिल्कुल, वाहिद हल यही है कि कश्मीरियों को और कश्मीरी अवाम को जो है उनका हक दिया जाए। अब्दुल माजिद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया। और अजीम, ये बात सच है कि हम अक्सर बेशतर जो है इस पर बात भी करते रहते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, हर फोरम पर आवाज़ भी उठा चुके हैं। कश्मीरी अवाम के लिए, फ़लस्तीन के अवाम के लिए इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं और खुदारा बस करें अब कि अब ये जो मसला है हल हो जाना चाहिए और उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। माजिद खान साहब ने भी जो बात की और वो यही बात की कि जुल्म और जबर से कभी भी जो आज़ादी की तहरीक है उन्हें आप कभी नहीं दबा सकते हैं। तो एट द एंड बैठना मेज़ पर ही होता है, टेबल टॉक के जरिए ही मामला जो है वो हल होते हैं और फिर ही अमन आ सकता है। जी, तो हमारी दुआएं हैं कि जी जो तहरीक आज़ादी है मजलूम कश्मीरियों की वो इसी तरह से जारी व सारी रहे और पाकिस्तान दुनिया में जहाँ जहाँ पर जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत पड़े तो वो इस आज़ादी की तहरीक को सपोर्ट भी करे और वो बल्कि अपना जो भरपूर किरदार है वो निभा भी रहा है। पाकिस्तानी तो कश्मीरियों के साथ हैं ही, बिल्कुल, और हमेशा ही रहेंगे। और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, हमारा नारा यही है कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए और मिलकर ही रहेगी।